Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 6 January 2024. लेकिन उससे पहले first of all we will discuss previous year question of prelims, and as you can see we are going to discuss prelims of 2023. उसका हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर वी विल डिस्कस आवर थंबनेल आर्टिकल जो हमने थंबनेल का लगाया हुआ है. And then after we will move towards the Hindu newspaper, in which we will discuss important articles and we will discuss 3 editorial article जो कि important है वो मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए. तो let's start the discussion. First of all ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया था. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. झेलम रिवर passes through वुलर लेक. कृष्णा रिवर directly feeds कोलेरू लेक. Meandering of Gandak river formed Kanwar lake, and how many of the statement given are correct? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, एंड कल मैं इसका जो आंसर है वो बताऊंगी. एंड सेकंड क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. ये जो प्रीलिम्स 2023 में आया हुआ है ये पोर्ट एंड वेल नोन फॉर. तो ये जो कामराजगर पोर्ट है वो फर्स्ट मेजर पोर्ट, ये मैच करने का है कि ये मैच हो रहा है या नहीं. तो कामराजगर पोर्ट जो है फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी. एंड देन एंड ये जो मुंड्रा पोर्ट है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया. विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. And how many of the above pair are correctly matched? Only one pair, only two pair, all the three pair, none of the above. So you will have to tell in the comment box ki what is the right answer of this, and I will tell you in the next video. And now let's discuss the our thumbnail article. So we will discuss कि this is the first time जिसमें इंडिया यूज स्पेस एक्स टू रॉकेट लॉन्च, और वो कौन सा रॉकेट लॉन्च करने वाली है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की. एंड बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जीएस पेपर 3 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग इसमें देखेंगे ये जो स्पेस एक्स जो फाल्कन 9 रॉकेट है वो लिफ्ट करेगा और कैरी करेगा 53 स्टार लिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को. और ये कहां से, ये जो कैनेडी स्पेस सेंटर है केप कैनावेरल में जो फ्लोरिडा यूएस में है वहां से ये लॉन्च होगा. एंड न्यू दिल्ली ने India will launch a communication satellite using SpaceX Falcon 9 rocket this year. First partnership with a venture by billionaire Elon Musk, who also wanted to expand his other business in the country. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसरो को जरूरत पड़ गई दूसरे कंट्री के साथ या एलन मस्क के साथ ये लॉन्च करने की? बिकॉज ये इसका जो कैपेसिटी है ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का वो 4700 केजी है. एंड जो इंडिया का जो कैपेसिटी है कोई भी इसरो वो सैटेलाइट लॉन्च करने का अभी तक का सिर्फ 4000 केजी का ही है. तो ये इसलिए लॉन्च नहीं कर पा रहा है कि इतना हेवी जो सैटेलाइट है वो यहाँ इसरो से लॉन्च नहीं हो सकता है. दैट्स बिकॉज एलन मस्क की हेल्प ली गई है. एंड ये जो हाई कैपेसिटी सैटेलाइट है जिसका एम क्या है कि इंडियाज ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को मजबूत करना, एंड स्पेशली इन रिमोट एंड अनकनेक्टेड रीजन्स में ऑफ द कंट्री. और स्टेट रन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये लॉन्च होगी और जो क्या करेगा, कॉमर्शियल आर्म ऑफ इंडिया से स्पेस एजेंसी को बढ़ाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. एंड जब ये लॉन्च हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि पर सेकंड ये जो 42 जो गीगाबाइट है वो उस स्पीड से ये जो इंटरनेट है वो चलने लगेगा. तो ये जो नेट है और जो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट आएगा आफ्टर दैट, जब ये जो ये फाल्कन 9 लॉन्च होगा सैटेलाइट स्पेस एक्स के थ्रू. उसके बाद
एंड और भी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें न्यू आने वाली है, या फिर एंड आई होप यू हैव सीन द वीडियो, तो उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे लॉन्च होने वाला है। ऑल बिकॉज अगर ये लॉन्च हो गया तो इससे हमें बहुत मदद मिलेगी, एंड ये जो कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें भी बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट होगा, एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो यही है इस आर्टिकल में। एंड चलिए हम लोग ये जो हमारा द हिंदू का आर्टिकल है वो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स सी हम लोग कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। न्यू थॉट हाईजैकिंग, new thought hijacking attempt in Arabian Sea. So this is the article we will discuss, and then we will discuss India's GDP estimated to grow by 7.3% NSO data. This article we will discuss, and we will discuss 3 editorial article. तो let's see कौन कौन से वो article है we will discuss. So these are editorial articles. We will discuss the need to examine the examination system and drug war, and then we will discuss bringing back the faith in India's politics. तो हम लोग ये डिस्कशन इसी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस these editorial articles, then we will discuss those article in those who are in front page. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको एग्जामिन करने की क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है एंड एग्जाम से रिलेटेड है, एंड बहुत सारे जो अभी बोर्ड में चेंजेस लाई जा रही हैं उससे भी रिलेटेड है कि कैसे और एजुकेशन सेक्टर जो है वो कैसे इन्हांस होगा और क्या जरूरत है एजुकेशन में लाने की, कि सिर्फ बोर्ड या डिग्री या फिर मार्क्स को ही बढ़ाना है, या फिर जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो सोचने की पावर है उसको डेवलप करना है। तो वो सारा चीज हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मीडिया है वो अपने रिपोर्ट के अनुसार निकालती है कि बहुत सारे स्कैंडल चल रहा है, वो भी क्योंकि ये इनगल्फ है कि एजुकेशन तो मिल रहा है लेकिन एक तो टीचर्स की कमी है, दूसरा एजुकेशन पे और जो एक्चुअल एजुकेशन है स्किल पे उस पे फोकस ना दे करके कि कैसे सिर्फ अटेंडेंस पे, फीस पे या फिर बोर्ड एग्जाम पे एम्फेसाइज किया जाता है, उसी पे सिर्फ फोकस किया जाता है। तो ये यही सारी चीजें हैं इसमें, और हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे मीडिया ने ये न्यूज कैप्चर किया है और बताया है कि किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम से लेकर के और ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका कैसे स्कैंडल चल रहा है। और ये बोला गया है कि जितने भी स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है और एग्जामिनेशन का या फिर स्कूल बोर्ड का जो इशू है वो भी बताया है कि ये एक तो टीचर्स की कमी होती है, दूसरा टीचर्स जो होते हैं वो जो लर्न करना नहीं सिखाते हैं स्कूल में बच्चों को, बस ये बताते हैं कि कैसे एग्जाम देना है और कैसे पास करना है, और उनको ये नहीं बताते कि कैसे किसी भी सिचुएशन को फेस करना चाहिए, कैसे अगर नॉलेज को कैसे ग्रैब करना चाहिए, एजुकेशन को कैसे ग्रैब करना चाहिए, और वो सिर्फ सिखाते हैं कि किस तरह से सिर्फ रोट मेमोरी करना है, मतलब सिर्फ रट्टा मार करके एग्जाम दे देना है एंड पास कर देना है। और उनका बस मकसद होता है कि कैसे मार्क्स को बढ़ाया जाए, कि अगर किसी में 80 मार्क्स मिले हैं तो कैसे 90 आएगा, ये नहीं बताते कि नॉलेज कैसे इन्हांस करना है। तो ये सारी चीजें दिक्कत है, एंड वो सिर्फ इस पे लगे रहते हैं कि कैसे परसेंटेज इंक्रीज होगा, ना कि एजुकेशन कैसे इंक्रीज होगा, और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं देते हैं। और इसीलिए ये जो क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एक जो मेन की है कि इंप्रूव करना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, उस पे फोकस ना दे करके ये लोग इस पे फोकस दे रहे हैं कि कैसे ये पास किया जाए बच्चों को और उनको मार्क्स कैसे इंप्रूवमेंट करवाया जाए। इसीलिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो लैक हो रहा है। और हर साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एंड स्कूल में एनरोलमेंट होती है और बच्चे है ना एग्जाम भी देते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद होता है कि कैसे वो लोग हाई पास मार्क ले आए और कैसे हाई नंबर ले आए, ना कि और कैसे वो लोग ये जो है ना मॉडल ऑफ असेसमेंट है और इस पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उस पे फोकस नहीं देते हैं, सिर्फ उस पे कि कैसे हम लोग ये असेसमेंट कर ले, पास कैसे कर ले, हाई एजुकेशन में कैसे पहुंच जाए। तो ये सारा एक लूप होल है जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड ये जो सिक्रेसी है कि स्टैंडर्डाइजेशन वो कंसीडर करना चाहिए, और ये जो हॉलमार्क है गुड एग्जामिनेशन बोर्ड का कि कैसे ये जो सिक्रेसी होना चाहिए, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, या फिर ऑडिट निकालना चाहिए सारे स्कैंडल्स जो चल रहे हैं उसके खिलाफ। और ये हम लोग देखते हैं ये सिक्रेसी क्या है,
क्योंकि जो एडिटर्स हैं वो दो चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एक तो जितने भी एग्जाम होती है तो उसको दो चीज पे फोकस करना चाहिए, एक तो सिक्रेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो सिक्रेसी क्या है कि एक तो प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए एंड चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो वो सिक्रेसी हो गया। एंड स्टैंडर्डाइजेशन कैसे चेक होगा, तो उसके लिए क्या है कि यूनिफॉर्मिटी लाना होगा और एग्जामिनेशन के को है ना वो किल करके ये इस पे फोकस देना होगा कि कैसे एक्सपेरिमेंटेशन लाया जाए और असेसमेंट एंड करिकुलर पे फोकस किया जाए, ना कि सिर्फ एग्जाम लेकर के भाड़ा डाल देने वाला काम नहीं करना चाहिए। तो इस पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। एंड ये जो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे आएगा, उसके लिए जरूरी है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ असेसमेंट लाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लाना चाहिए, assured only through transparency in teaching and assessment। कि जब टीचिंग बहुत अच्छा होगा एंड असेसमेंट बहुत अच्छा होगा तो अपने आप ये जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है। एंड जरूरी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको समेटिव एग्जामिनेशन करना चाहिए और टेस्ट लेना चाहिए, सर्टिफाई करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो किस तरह से लर्न कर रहा है, तो उनके लर्निंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। एंड ये जो बच्चों में इनकंसिस्टेंसी पैदा हो गई है कि वो सिर्फ एग्जाम देने के टाइम ही बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बाकी टाइम एक्टिव नहीं होते हैं, तो इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड ये जो बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है कि वो स्कॉलर हो जाए और उनकी एबिलिटी बढ़ जाए और वो सिर्फ रट्टा मार करके और जितना भी याद करके एग्जाम में लिखे और फिर बाद में वो स्किलफुल है या नहीं उस पर फोकस नहीं दिया जाता है। तो ये जरूरी है कि ये जो मेमोरी है, मेमोरी टू एप्लीकेशन और ये जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज के साथ साथ ये जो क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाना चाहिए बच्चों को कि कैसे वो हर सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और ये जो सीखते हैं तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे यूज में लाया जाए। और ये यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये हम सब जैसे एस्पिरेंट उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बीच में भी ये क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए और क्रिएशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो ये हम जैसे एस्पिरेंट के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन को दिखाता है और ये एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथिक्स का भी ये पार्ट है कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग इनहांस होगा किसी भी चीज में, चाहे वो एथिक्स को मेंटेन करना हो, कंसाइंस को मेंटेन करना हो या फिर मोरालिटी को मेंटेन करना हो। तो उसी के लिए ये जो है ना कंप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो टेस्ट लेता है सिर्फ मेमोरी का, ना कि ये टीचर सिर्फ दिखाते हैं और पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट को कैसे मेमोराइज कर लेना है और अपना जो स्कोर बढ़ाने के लिए जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको सिर्फ रट्टा मार करके आंसर लिख देना है। ये नहीं सिखाते कि कैसे उनका ये टीचिंग डेवलपमेंट हो, कैसे वो ये ऑर्डर ऑफ थिंकिंग उनका कैसे हाई हो। तो इसमें है ना वो कमी छोड़ देते हैं, वो सोचना नहीं सिखाते, एक्सपेरिमेंट करना नहीं सिखाते, बस वो ये सिखाते हैं कि कैसे आप याद करके वहां आंसर भर दीजिए एंड आपका जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लूप होल है और यही एक कारण बनता है कि ये जो ग्रेव फ्लोज बन गया है और ये जो लैंग्वेज एरर का कारण भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश में वीक होते हुए भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो जो बेसिक्स है वो उनका मजबूत नहीं हो पाता। तो इसीलिए बात की जा रही है कि जितने भी सीबीएसई है या अदर जो स्टेट बोर्ड है उसमें हर लैंग्वेज में जो उनकी मदर लैंग्वेज है उसको उसमें पढ़ाने की, कि जितना है ना बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 1 to 6 वो अपने मदर लैंग्वेज में पढ़ेगा ताकि उसका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए एंड देन आफ्टर वो किसी अदर कंट्री के लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में वो पढ़ना चाहेगा। तो इसी के लिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बोला गया है कि ये जो पहले तो बच्चे अपने मदर टंग में पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर वो इंग्लिश में या फिर अदर कंट्री का कोई एक लैंग्वेज लेकर के पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, उनका ये जो बेस मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी जैसे कि लैंग्वेज का बैरियर होता है, लैंग्वेज एरर होता है या फिर कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं होता है या फिर इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उससे भी क्या होता है स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है एनालाइज करने में। और उससे क्या होता है अगर बैकलॉग लग गया तो हायर जो एजुकेशन होता है या हायर ऑर्डर लर्निंग होता है तो उनका बेस कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से उनको क्या है वो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है और उनके ग्रेड में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है उनको एक प्रेशर भी झेलना पड़ता है एंड जो लर्निंग का एक प्रेशर होता है, एक सोसाइटल भी प्रेशर झेलना पड़ता है। अगर ये सारी चीजें दिक्कत रही कि लैंग्वेज का बैरियर है या फिर इररिलेवेंट क्वेश्चन आ गया या फिर वो पास नहीं कर पाए या फिर बैकलॉग लग गया, तो एक तो जो उनके ग्रेड में दिक्कत आती है, ग्रेड में बैकलॉग लगता ही है,
बट ये जो फैमिली मेंबर्स है या फिर जो कंपटीशन है, अब तो सिबलिंग्स में भी कंपटीशन होता है, तो वो झेलना पड़ता है। एंड देन ये जो सोसाइटल जो प्रेशर है वो भी झेलना पड़ता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर उससे क्या होता है कि ये जो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी है ऑफ ग्रेजुएट डिपेंड्स ऑन हायर ऑर्डर लर्निंग। अब जब ये जो हायर ऑर्डर लर्निंग सही नहीं होगा तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसमें भी दिक्कत आती है कि कैसे वो एम्प्लॉय होंगे। एंड ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो डू नॉट सर्टिफाई स्टूडेंट ऑन दोज स्किल्स, और उनकी स्किल के बेसिस पे उनको मार्क नहीं देता, उनकी जो स्कोर है उस पर वो मार्क्स देता है कि कैसे ये फर्स्ट आया है, सेकंड आया है और कौन सा ग्रेड आया है। चाहे वो कितना भी स्किलफुल हो, अगर वो उसका मार्क्स अच्छा नहीं है तो लोग उसी के बेसिस पे, मार्क और स्कोर के बेसिस पे ही जज करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्लो है एजुकेशन सिस्टम का। एंड इंस्टीट्यूशनल एग्जामिनेशन फेल इन दिस, एंड ये जो इंस्टीट्यूशनल एग्जामिनेशन है वो फेल है क्योंकि वो सिर्फ स्कोर पे एम्फेसाइज करता है, ना कि स्किल पे। अब देखते हैं इसकी वजह से क्या होता है। ये जो एम्प्लॉयर्स है वो डिसरिगार्ड इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेशन, कि जहां उनको एडमिशन चाहिए या काम चाहिए तो उस वजह से उनको काम नहीं मिल पाता एंड एजुकेशन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका स्कोर इतना हाई नहीं होता है, चाहे वो भले वो कितना भी स्किलफुल हो, टैलेंटेड क्यों ना हो। और उसकी वजह से उनको ये जो रिगरस असेसमेंट झेलना पड़ता है, और ये जो कैंडिडेट का जो एकेडमिक है उनका जो अचीवमेंट है वो नहीं हो पाता, और फिर वो मन चाहा जहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट करना है वो भी सुटेबल उन्हें मिल नहीं पाता है। तो ये एक ये टर्निंग पॉइंट है कि ऐसा ये जो कोचिंग क्रिएट करना चाहिए और ये जो मार्केट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो कॉम्पिटिटिव हो एग्जामिनेशन का, एंड ये जो स्किल को बढ़ाए, ना कि सिर्फ ये जो ऐसा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बने कि है ना सिर्फ वो सारे स्कोर को बढ़ा रहा है एंड वो ये डिग्रेड करने का काम कर रहा है स्टूडेंट के मोरालिटी को। और ऐसा होना चाहिए कि वो स्किल को बढ़ाए, ना कि स्कोर पे ज्यादा एम्फेसाइज करे, कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल स्किलफुल भी है तो भी उसे अच्छे जगह पे ना ही वर्क करने को मिल रहा है, ना ही एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और ना ही एजुकेशन मिल रही है, क्योंकि उसको स्कोर को देखा जा रहा है ना कि उसके स्किल को। तो ये भी है। एंड ये हम लोग देखते हैं कि असेसमेंट क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो ये जो एकेडमिक साइड है और ये जो कोर्स है उसका जो फाउंडेशन है एंड कैलिब्रेटिंग है गुड असेसमेंट, कि ये जो गुड असेसमेंट होना चाहिए तभी जाके जितने भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है इंडिया के वो इम्फेसिस दे पाएंगे, और ये जो आउटकम बेस्ड लर्निंग है तभी वो कंप्लीट हो पाएगा इंस्टीट्यूशन में। और ये जो इलेबोरेट एडवाइजरीज है जो करिकुलम डिजाइन करता है और पेडागोगी डिजाइन करता है और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है सारे रेगुलेटरी बोर्ड का, वो इन्हांस हो पाएगा। तो और हम लोग देखते हैं इसमें कि और क्या है। तो ये सारी चीजें जो है कि कैसे हमें करिकुलम पे वो डिजाइन करना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए, ये पेडागोगी को डिजाइन करना चाहिए, और ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको भी एम्फेसाइज करना चाहिए। तो ये सारी जगह पे ये जो एब्सेंस है कि रेगुलर और इफेक्टिव जो ओवरसाइट होना चाहिए इन सारी चीजों पे, तो उसमें जो है ना कमी है। और यही जो है हार्डली फॉलो किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि वो लोग जो है ज्यादा क्या करते हैं, वो सिलेबस है ना कंप्लीट करने पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि कैसे ग्रेजुएट हो जाए, डिप्लोमा प्रोग्राम की कैसे वो दे दें। और बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं कि सिर्फ वो काम करने के लिए, वो नाम के लिए ग्रेजुएट हो जाते हैं या फिर डिप्लोमा डिग्री ले लेते हैं, ताकि बहुत सारी जगह पे वो कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं सिर्फ काम उनको अच्छा मिल जाए। पर उससे क्या है कि काम अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि उसके उनके पास ये डिग्री तो आ जाती है, तो डिग्री डिग्री तो वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये जो स्किल है और ये जो क्रिटिकल लर्निंग है तो वो उनका कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये स्पेसिफाई किया गया है और फाइनल डिटेल्स में कि कैसे उनको स्किलफुल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्किलफुल नहीं है तो वो केयरफुल ये रीडिंग नहीं कर पाएंगे, और ये जो सिलेबस है वो भी एक्सपोज हो जाएगा कि उनकी जो इनकंसिस्टेंसी है एंड इनएडुक्वेसीज है सिलेबस के मामले में, वो सब दिखेगा क्योंकि उनका कोर एरिया मजबूत नहीं है। एंड देन ये जो एक्चुअल क्लासरूम का टीचिंग है वो मीट नहीं कर पाता रिक्वायरमेंट जो बच्चों के लिए जरूरी है उसका, क्योंकि क्लासरूम का टीचिंग कैसा होता है क्यों वो सिर्फ क्या करते हैं, सिलेबस है ना वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं, एंड ये बोलते हैं कि है ना ये जो लर्निंग रोट लर्निंग करके पेपर में अच्छा करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, भले वो उनको अच्छे से आता हो या ना आता हो, वो सोचते हो या नहीं समझते हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सिर्फ दिखाते हैं कि
आपको सिर्फ रट्टा मार करके और पेपर फिल कर देना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि हायर ऑर्डर थिंकिंग करना चाहिए एंड स्किलफुल बनाना चाहिए। एंड जितने भी स्कूल है वो ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए, और ये जो मॉडल है पेपर का या फिर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए प्रोफेशनल बॉडीज का, तभी जाके ये बच्चों का करिकुलम है ना वो सुधरेगा। और उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा करिकुलम डिजाइन करना चाहिए और टीचिंग करना चाहिए कि वो एस्टेब्लिश कर सके असेसमेंट सिस्टम को। और ये जो असेसमेंट सिस्टम क्या है, असेसमेंट सिस्टम जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग है ना डेवलप होगा, ताकि बच्चे और ज्यादा स्किलफुल होंगे। एंड जो बात है कि ये प्रॉब्लम ऑफ असेसमेंट कहाँ से आती है, कि ये जो सिक्रेसी इन्वॉल्व रहता है होल एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो उसकी वजह से कि कैसे पेपर आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, उसका स्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि बच्चे उस हद तक समझ ही नहीं पाते हैं। और इसी के लिए ये जो लाइन है कि बैड एप्पल अमॉन्ग टीचर्स हैव द कवर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर देयर मेडियोकर वर्क। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ये एक कॉज ऑफ स्कैंडल है, कि अगर ये जो है ना सारी चीजें वो छुपा के रखते हैं, बच्चों को बकायदा पूरा बताना चाहिए कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका कॉज है, क्या किस तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर क्योंकि सिर्फ उनका क्योंकि बच्चों का सिर्फ स्कूल तक ही एजुकेशन डिपेंड नहीं करता है, इवन उनको हायर स्टडीज में भी वो जाना होता है, और हायर स्टडीज में भी आगे चल के कंपटीशन एग्जाम देना होता है। तो बच्चों को जो जितने भी एग्जाम का जो क्राइटेरिया है प्रोसेस है, कैसे क्वेश्चन बनता है या कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए, वो सारा कुछ स्कूल में ही सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उनका बेस स्ट्रांग हो और स्कूल के टाइम से ही वो सारा कुछ सीख पाए। एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट होना चाहिए, कि अगर जैसे ये लोग क्या करते हैं, एक तो सिक्रेसी मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो पाता, और दूसरा कि यूनिफॉर्म ये जो स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट है वो भी इंश्योर नहीं हो पाता। तो ये सारा एक प्रॉब्लम का रीजन है। एंड ये जो प्रोन है माल फंक्शनिंग का, और ये माल फंक्शनिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड में ही होता है, ये जो एजुकेशन की कमी के कारण भी होता है। तो ये माल फंक्शनिंग एंड ये जो फैसिलिटेट माल प्रैक्टिसेस है, जो मेक ए मॉकरी ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ये लोग एग्जाम को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बना देते हैं कि बच्चे खुद एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें एग्जाम देना है, और कैसे हम इस सोचने समझने की ये जो हमारा प्रोसेस है उसको डेवलप करने का। तो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको एनकरेज करना चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो या फिर एकेडमिक जो ऑटोनॉमी है, वो सर्टिफाई करे स्टूडेंट को कि ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है, और ना वो सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा के बेसिस पे ना हो, जो उनका जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, कि सिर्फ एफिलिएट करना और डिग्री और डिप्लोमा ले लेना, या फिर जो डिस्टेंस लर्निंग जो कोर्स होता है सिर्फ वो कंप्लीट कर लेना, वही मकसद नहीं होना चाहिए। उनका जो एग्जामिनेशन है, जो एक्चुअल जो लर्निंग है और स्टैंडर्डाइजेशन है एग्जामिनेशन का, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है जो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ाता है, कि कैसे एजुकेशन सिस्टम मैटर करता है, और उसके लिए इंश्योर करना चाहिए ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड वो इसेंशियल है, और उसी की वजह से कि ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड प्रॉपर ओवरसाइट टेक लीड रोल्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, ताकि उनका जो इंश्योर हो कि वो बच्चे जो सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, तभी जाके जो एक्चुअल में ये डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा। एंड देन हम लोग देखते हैं कि उसके लिए स्टेप्स क्या लेना होगा, कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग रखना चाहिए, कि बच्चों को उतना ही बढ़ाइए जो उनके समझ में आ जाए और उसको वो यूज कर सके अपने डे टू डे चीजों पे। सिर्फ उन पे एजुकेशन थोप देना इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बच्चे लर्न कर रहे हैं। एंड ये जो एकेडमिक्स है, कि एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज उसको राइट करना चाहिए, करिकुलम उस तरह से डिजाइन करना चाहिए, और पेडागोगी एंड असेसमेंट सिस्टम को कि बच्चे एनालाइज कर पाए और अपने अंदर ढाल पाए, तभी जाके वो लोग ये जितने भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और स्किल स्पेसिफिक हो पाएंगे, और ये जो असेसमेंट प्रोसेस है उसको भी डेवलप कर पाएंगे। तो जरूरी है कि जितने भी समेटिव असेसमेंट है एंड इवेल्युएशन होना चाहिए, कि तभी जाकर के ट्रांसपेरेंसी आएगा, एंड ये जो सिलेबस का चेक एंड बैलेंस है वो हो पाएगा, एंड एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप हो पाएगा। एंड ये जो स्टैंडर्डाइज्ड है वो इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कंटेंट एंड इवेल्युएशन कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड विद चेक एंड बैलेंस है, कि हर चीज को जो एग्जाम होता भी है तो उसमें चेक एंड बैलेंस करना होगा कि बच्चे जो है वो एक्चुअल में लर्न कर रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ पेपर भरने के लिए ही वो एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे भी देखना बहुत जरूरी है।
एंड उसके लिए जितने भी नेग्लिजेंस है या फ्रॉड है या फिर एकेडमिक जो इनएडुकेसीज है उसको दूर करना होगा, तभी जाकर के ये जो क्वालिटी इशू है वो कोडिफाई हो पाएगा और ये पकड़ आ पाएगा कि कहाँ पे ये जो एजुकेशन सिस्टम का लूप होल कहाँ पे है, और इसी को दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के ये करेक्टिव मेजर्स लेना होगा। और जो भी अगर इस टाइप की जो जैसे चीटिंग हो गया, फ्रॉड हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, तो उसके लिए पनिशमेंट भी बनाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उसको पनिश किया जाएगा, तभी जाकर के ये ट्रांसपेरेंसी एसेस हो पाएगा एंड ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो आ पाएगा बच्चों में, बच्चों के द्वारा, एंड ये मेजर किया जाएगा कि वो अगर जो सीख रहे हैं तो वो सही सीख रहे हैं या नहीं, और उनके ग्रीवांस को वो भी है ना दूर किया जाएगा। एंड देन ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और जो स्कूल बोर्ड है वो इसेंशियल है, एंड उसको उन सारे को ये स्टैब्लिश करना चाहिए प्रिंसिपल और बेंचमार्क सेट बाय एजुकेशन टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, कि वो कैसे रिलायंट रहे और कंसिस्टेंट रहे, चाहे वो वो ग्रेडिंग एग्जामिनेशन हो या फिर ये ट्रांसपेरेंसी लाना हो, रिलायबिलिटी लाना हो एंड कंसिस्टेंसी लाना हो, तो ये हमारे पार्ट ऑफ ऑडिट का पार्ट होना चाहिए और रिपोर्ट निकालना चाहिए कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है तो ये ट्रांसपेरेंट रहे, और वो हर सारी चीजें ये ऑडिट निकालनी चाहिए कि कैसे वहां पे वर्क हो रहा है, क्योंकि अभी जो है एजुकेशन जो सिस्टम था वो एक, पहले तो वो इंस्टीट्यूशन था लेकिन अभी एक बहुत बड़ा वो एजुकेशन का सिस्टम बन गया है कि उसमें जो पैसा बहुत है, लेकिन अभी क्या करते हैं वो लोग, जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो फोकस करते हैं कि पैसा अर्न करने पे, ना कि बच्चों को पढ़ाने पे और उन्हें जो स्किलफुल बनाने पे। तो ये सारी जो ये जो कंप्लीशन है एवरी मेजर साइकिल का, उसको एग्जामिन करना चाहिए, वो हाफ ईयरली पे रिपोर्ट पे, या फिर वो डिग्री वाले स्कूल है या स्कूल बोर्ड है या फिर सर्टिफाई करते हैं तो उन सबको भी एक्चुअल में लर्निंग अचीवमेंट देना चाहिए स्टूडेंट को, ना कि सिर्फ ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उसको एसेस करना चाहिए, तभी जाकर के ये जो हम लोग जितना भी जो हमारा डिजायर्ड एजुकेशन है और ये जो डिजायर्ड फीचर है एग्जामिनेशन सिस्टम का वो पूरा हो पाएगा, एंड जो रियल फीचर है वो ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी एग्जामिनेशन सिस्टम में, एंड जो क्रेडिबिलिटी है बच्चों में और जो ये जो लिस्ट मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है वो पूरा हो पाएगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। अगर ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर चाइल्ड से रिलेटेड तो आप ये सारा कुछ पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा, एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल की ब्रिंगिंग बैक द फेथ इन इंडियाज पॉलिटिक्स। तो ये न्यूज में क्यों है कि ये क्यों बोल रहे हैं कि ब्रिंगिंग बैक द फेथ इन इंडियाज पॉलिटिक्स, कि ये हम लोग देखते हैं इसको कि ये जो है इंडिया जो है अब ऐसा नहीं है कि इसलिए पहले इसका नाम इसलिए था कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में ह्यूज पॉपुलेशन है इसका या डेमोक्रेटिक है, बट अभी इसका सिनेरियो चेंज हो गया है, ऑल बिकॉज पूरी कंट्री इंडिया को अपना फ्रेंड मान रही है और फिलोसफर मान रही है, ऑल बिकॉज ऑफ इसके लीडरशिप की वजह से, क्योंकि इंडिया अभी लीडिंग रोल अच्छे से प्ले कर रहा है। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और ये एग्जांपल है किसका, वर्ल्ड टू रिसेट एंड ब्रिंग बैक गुड फेथ इन इट्स पॉलिटिक्स। और ये ऐसा क्यों हो पाया है, क्योंकि यहाँ ये जो पॉलिटिक्स है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है एंड ये डेमोक्रेसी भी मेंटेन करता है उसके वजह से, एंड यहाँ पे, और इसलिए भी इसका बहुत नाम है क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी तो है ही जो एस्टेब्लिश किया हुआ है, एंड साथ के साथ ये नेगोशिएट करता है डिफरेंसेस अमंग ए डाइवर्स पॉपुलेशन दैट मस्ट को एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के डाइवर्सन है लेकिन फिर भी यहाँ पे सारे लोग अच्छे से को एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्चर का वेरिएशन है, लैंग्वेज का वेरिएशन है, फिर ड्रेस का, फिर उसके बाद थिंकिंग का या रिलीजन का, तो ये सारी चीजों का वेरिएशन है, बट स्टिल यहाँ पे को एग्जिस्टेंसी बहुत है। एंड यहाँ पे क्या है कि इरोजन ऑफ गुड फेथ इन आवर पॉलिटिक्स लीड टू माइलेज जीरो सम एंटागोनिज्म, लेकिन ये भी है कि ये जो पॉलिटिक्स में समवेयर क्या है कि ये जो फेथ है ना कम होते हुए जा रहा है, बिसाइड्स ऑफ ये जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके बावजूद। तो ये देखते हैं कि ये जो दिस स्टेटस को इफ लेट अनएड्रेस्ड वुड बी ट्रेजिक एवरीवन वी लव्स आवर कंट्री। तो इसी को और हम लोग देखते हैं कि एक्नॉलेज कैसे करना है बिहेवियर ऑन बोथ साइड, कि ये जो चीजें चल रही हैं उसको दोनों तरह से हमें देख करके कैसे हम लोग एक्नॉलेज कर पा रहे हैं और कैसे हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, कि ये जो क्वेश्चन है कि वी गो बियॉन्ड रेटोरिक
टू रीस्टोर ट्रस्ट इन आवर पॉलिटिक्स, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल लोगों से दूर रहना चाहिए या पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, और वो क्यों बोलते हैं कि ये जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है, और फिर उसको अभी जो है जितने भी ट्रस्ट है फिर से मजबूत करना चाहिए, या फिर जितने भी यंगस्टर्स हैं तो उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ये जो रेंज है बिहेवियर का और गवर्नमेंट के बिहेवियर का, कि वो कैसे वो अपोज करते हैं गवर्नमेंट को, या फिर कैसे ये जो एक्नॉलेज करते हैं, तो ये सारी चीजें देखनी होगी। एंड उसका बिहेवियर कैसे है, ये जो जितने भी डेमोक्रेटिक नेसेसिटीज हैं, जैसे बिहेवियर इन पार्लियामेंट, तो वो सारी चीजें हम देख करके ही ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट करते हैं कि ये जो जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं तो उनका बिहेवियर कैसा है, कि वो जो स्टेट पावर में वो होली अनडेमोक्रेटिक वेज है, या फिर न्यूट्रलाइज करते हैं अपोजिशन को, या फिर क्लैंप डाउन करते हैं, या डिसेंट है। तो ये हमें देखना होगा कि ये जो स्टेट पावर है या फिर रेंज करता है इंटिमिडेशन, incarceration and defection has been widely documented and needs to further ये elucidation। तो ये सारी चीजें हैं इसमें कि कैसे ये जो स्टेट का जो पावर है तो वो इंटिमिडेट करे, और ये जो डिफेक्शन है और कैसे एनालाइज करे, तभी जाके ये जो कनेक्टिविटी है स्ट्रांग हो पाएगा नॉर्मल पीपल का और जो गवर्नमेंट है उनका। और ये जो सेक्शन है सिविल सोसाइटी का, तो सिविल मतलब कि सारे जो लोग हैं वो कैसे परसुएट कर रहे हैं, और स्ट्रेटजी क्या है उनकी, या फिर और वो जो एम्बैरसिंग द गवर्नमेंट, और जितने भी सिविल सोसाइटी हैं तो वो उनकी एक स्ट्रैटेजी बन गई है। और अभी जैसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारा एम्बैरसमेंट देखना पड़ रहा है, जैसे सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, अब सिक्योरिटी ब्रीच है, और बहुत सारे लोग जो अपोजिशन के थे वो सारे धरना पे थे, और अपोजिशन के ही एब्सेंस में ये जो 3 रूल है वो पास कर दिया गया। तो वो सारे लोग जो है अपोजिशन भी, अभी इंडिया में क्या है कि अपोजिशन भी नहीं है, तो अपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए, जो जितने मेंबर हैं एटलीस्ट उसका 1/10 है ना, वो मेंबर होने चाहिए कि वो पार्टी में, तो उसी के लिए वो अपोजिशन मेंबर, तो अभी क्या है कि अपोजिशन मेंबर भी नहीं है। तो ये सारे कारण है गवर्नमेंट में मिसट्रस्ट होने का। अब ये जो सेक्शन है उसको रिफ्यूज किया जा रहा है कि एक्नॉलेज में द वेरी लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर एक तो मिसट्रस्ट का कारण ये भी है कि गवर्नमेंट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो आम जनता को पता ही नहीं चलता, तभी है ना वो लोग गवर्नमेंट में भरोसा नहीं कर पाते। और जैसे प्रधानमंत्री जी अभी वो क्या कर रहे हैं, वो सोशलाइज हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या था कि प्रधानमंत्री जी या जितने भी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो सोशलाइज नहीं होते थे, तो हमें पता ही नहीं होता था कि चल क्या रहा है। तो ये भी एक रीजन था ये गैप बढ़ने का। अब ये जो द स्ट्रेटजी नॉट ओनली रेंडर्स अपोजिशन complicit द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो स्पेक्टेकुलरी इनएफेक्टिव दैट फोकसेस ऑन अपोजिशन। तो ये है कि अपोजिशन से एक तो जो टैक्टिक और लिमिटेड इलेक्टोरल रेलेवेंस है, और जितने भी अपोजिशन में है या फिर जो गवर्नमेंट में है तो वो लोग गैप बना के रखते थे वो नॉर्मल पीपल के साथ, तो उससे क्या है कि पता ही नहीं लगता था। एंड जो एक जो गैप को कम नहीं हो पाता था, उसी की वजह से एक ट्रस्ट भी बिल्डअप नहीं हो पाता था कि चल क्या रहा है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो बिहेवियर है उनका वो एक्नॉलेज करना होगा प्राइवेटली, और ये क्वेश्चन करना होगा कि हाउ टू एड्रेस देम रिमेन्स, एंड इट वुड बी नेवर एक्सपेक्ट स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ हार्ट फ्रॉम ये जो प्रोटागोनिस्ट ऑन बोथ साइड। तो हम लोग देखते हैं कि हु वैल्यू सिविलिटी एंड मॉडरेशन इन आवर पॉलिटिक्स एंड कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, जो कि कैसे यहाँ पे ये जो सिविलिटी आ पाएगा और मॉडरेशन आ पाएगा हमारे पॉलिटिक्स में, और ये बहुत जरूरी है कि ये मॉडरेशन आना चाहिए, तभी जाकर के ये जो पाइवोटल रोल है ये रेटोरिक बेसिक और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में वो आ पाएगा, और ये जो पब्लिक लाइफ है वो इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। और वो इन्फ्लुएंस कैसे होंगे, इसका भी ये जो 3 फ्रंट है, ये 3 की फ्रंट दिया गया है। और इन्होंने अपनी बात बताई है, जो रुचि गुप्ता है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन की, तो इन्होंने ये क्राइटेरिया में बांटा है कि कैसे ये जो पार्टीशनशिप होना चाहिए ताकि इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा, जैसे ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो तभी जाके, क्योंकि वन पार्टी डेमोक्रेसी है तो वो जब वन पार्टी डेमोक्रेसी रहेगा तो वो फिर मोबोक्रेसी में भी चेंज हो सकता है, एंड वो मोबोक्रेसी जो है वो बाद में टायरनी में भी चेंज हो सकता है। अब ये टायरनी क्या होता है एंड मोबोक्रेसी क्या होता है, मोबोक्रेसी होता है जो सिंगल रूल, जो किसी का भी सुनता ना हो, अपनी जो मर्जी चलाता हो और डोमिनेट करता हो और अपना हेजमनी क्रिएट करता हो, तो उसको कहते हैं।
तो ये सारी चीजें, ये जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, ये चेक एंड बैलेंस का काम करेगा। एंड ये जो ट्राइबल प्लीज है वो डिफेंड करे और इनफेंसिबल में, और ये जो अनथिंकिंग या ये जो बेलिंजरेंट फिल्टी है, तभी वो पूरा हो पाएगा। और उसके लिए जरूरी है कि पार्टनर, ये जो पार्टीशनशिप होना चाहिए, और ये जो पार्टीशन से पूरा होना चाहिए, एंड ये जो साइनिसिज्म वो भी होना चाहिए। तभी जाके ये जो फोकस कर पाएंगे ये जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं उस पे। और उसके लिए क्या है कि ये जो बात करनी चाहिए कि पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग पे ओवर द डायरेक्शन ऑफ वंस ओन पार्टी, और अनरीजनेबल बट बिकॉज पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज वो भी कंसोलिडेट होना चाहिए। और ये जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं उनको भी ये पावर मिलना चाहिए, उनके भी हाथ में पावर आना चाहिए, तभी लगेगा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स है। एंड ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका इफेक्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो ये भी एक सेकंड इशू बना हुआ है। जैसे इंडिविजुअल्स है अक्रॉस पार्टी लाइन से वो कंसर्न है कि उनका जो डेमोक्रेसी का हेल्थ है, अभी बहुत सारी जगह बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर और डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। तो इसीलिए ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बोला जा रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी का हेल्थ है ना खराब हो रहा है। क्योंकि ये जो एंटी डिफेक्शन में क्या होता है कि जितने भी पार्टी हैं, तो अगर दूसरी पार्टी ने अगर ज्यादा उनको अट्रैक्ट हो रहे हैं वो दूसरी पार्टी से, या फिर डोमिनेंसी है तो वो अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो उससे क्या है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ क्रिएट हो रहा है। एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो भी ये कॉन्स्ट्रेंट हो रहा है। एंड ये जो लेजिस्लेचर है पार्टी और लीडरशिप का, वो भी ये डिक्टेट मतलब कि खतरे में पड़ रहा है। एंड ये एंटी डिफेक्शन लॉ है या फिर इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, वो इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन अक्रॉस पार्टीज की। ये जो एक टर्म भी है आया राम गया राम। तो आया राम गया राम क्या है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच कर रहे हैं, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में स्विच कर रहे हैं। तो ये एक दिक्कत का कारण है। और उससे क्या होता है कि ये जो कॉमन नॉलेज है या फिर पावर इन ऑल पॉलिटिकल जो पार्टीज का, वो कॉन्गिल्ड हो रहा है इन द हैंड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स है। तो फ्यू, जैसे कि अगर कोई पार्टी है वो मेजोरिटी में है और कोई पार्टी जो है अपोजिशन में है ही नहीं, तो ये है कि सारी जो पावर्स हैं वो सिंगल पर्सन ही उसको टैकल कर रहा है, और अदर पार्टी जो है जो अपोजिशन में कोई नहीं है, तो फिर ये दिक्कत वाली बात होता है कि जो भी रूल रेगुलेशन चलाएगा वो सिंगल पर्सन ही चलाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो मल्टी पार्टी होनी चाहिए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज में वो नोशन, ये जो नोशनली और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तभी जाके ये जो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। अदरवाइज अगर सिंगल पार्टी ही रहेगी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बनी रहेगी, क्योंकि वो क्या करेगा कि खुद की मर्जी से ही रूल बनाएगा और खुद का मर्जी ही चलाएगा, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाएगी। एंड देन ये जो आइडियोलॉजिकल ये जो प्लेटफॉर्म है वो भी प्रिजर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिंगल जो ये इसमें जो है वो सिंगल अगर पार्टी रहेगा तो वो सिंगल ही ये जो अपनी आइडियोलॉजी को ही मेंटेन करेगा और उसी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर मल्टी पार्टी होती है तो उसमें सबकी आइडियोलॉजी मानी जाएगी। तो ये जो आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए, और आइडियोलॉजिकल जो अलाइनमेंट है वो भी होना चाहिए। और तभी जाके ये जो इंटरनल नेगोशिएशन है और साथ के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन है, एंड ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो सोडिंग अप नॉर्म्स टू लिमिट पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। वी आर गोइंग टू सी कि ये जो मीडिया का क्या रोल है, बिकॉज मीडिया जो है वो फोर टायर की तरह रोल प्ले करता है। जैसे ये जो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, एंड इसको फोर्थ सेक्टर बोला जाता है। और ये फोर्थ टायर भी कि मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है। एंड ये जो मीडिया है वो पाइवोटल रोल प्ले करता है ये ओपिनियन बेस्ड करने में, क्योंकि जितने भी इलेक्शन होते हैं या फिर गवर्नमेंट होती है या फिर जो भी कोई सिनेरियो होता है, तो उसमें मीडिया को बहुत ज्यादा ही छूट मिला हुआ है कि वो अपने पॉइंट रेज करे, और वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता है। तो ये सारी चीजें हैं और ये इन्फॉर्म करता है। एंड ये जो इलेक्टोरेट है, तो मीडिया जो कंट्रीब्यूट करता है पोलराइजेशन में कि कैसे वहां पे सिनेरियो है, और जो इंटरेस्ट ऑफ एवरी थिंकिंग कि वो भी बनाता है कि जैसे मीडिया बताता है कि किसकी क्या जो व्यू है, तो उसी हिसाब से जो नॉर्मल पीपल का वो थिंकिंग डेवलप होता है। एंड ये जो एवरी थिंकिंग सिटीजन टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, क्योंकि जर्नलिज्म ही है जो एक थिंकिंग एंड जो थिंकिंग और थॉट प्रोसेस डेवलप करने का काम करता है, और एक जो रिबिल्ड करने का काम करता है ट्रस्ट।
मीडिया में, क्योंकि उसको वो इसीलिए बोला जाता है कि मीडिया को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और जो भी न्यूज़ है वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पीपल जो है सारी न्यूज़ के लिए या सारी चीज़ों के लिए मीडिया पे ही डिपेंड रहती है। तो मीडिया को हमेशा जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वही बतानी चाहिए। और इंडिविजुअल्स को भी वो इन्फ्लुएंस करता है कि पार्टी हो या मीडिया इंस्टीट्यूशन, ताकि वो क्रिएट करता है इन्वायरमेंट कि वो सपोर्ट करे जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट मीडिया है उनको। एंड ये जो अभी न्यूज़ में चला आ रहा है और ये जो हमास और इज़राइल का ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट असॉल्ट चल रहा है, उससे भी पहले जो 1 ईयर बैक से भी ये जो गाज़ा का रिस्पॉन्स था इज़राइल के टुवर्ड्स है, तो ये लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट चल रहा था कि वहाँ के गवर्नमेंट में और वहाँ पे जो है वो अटेम्प्ट टू अंडरमाइन जुडिशियल इंटरडिपेंडेंस है कि वहाँ के वो लोग जुडिशियल को इंडिपेंडेंस बनाना चाहते थे। और इसीलिए जो स्ट्रेंथ कर रहा था और प्रोटेस्ट चल रहा था स्मॉल मेजर्स में, ताकि वो सपोर्ट करे आइडियोलॉजीज को। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये जो मीडिया का काम क्या है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और ज्यादा प्रिजर्व करके रखे और ये जो लिबरल डेमोक्रेसीज है उसको भी मेंटेन करे। एंड मीडिया क्या करती है, ये जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड जो चलता होता है उसी को रीस्टोर करने का काम करवाती है। एंड ये जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है ये उसको भी है ना डेवलप करवाने का काम करती है। अगर ये सारी चीजें अगर सही से हुआ तभी जा करके ये जो ये पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिक्स में लोगों का और जो नॉर्मल पीपल है उनका ट्रस्ट डेवलप हो पाएगा। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है तो नॉर्मल पीपल का इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ये जो प्रिजर्व कर पाएंगे और तभी जाके ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क डेवलप हो पाएगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। एंड अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का थर्ड जो आर्टिकल है ये एडिटोरियल का, उसको कि ये जो ड्रग वॉर चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो ये ड्रग से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं या फिर बीमारी या फिर डिजीज से रिलेटेड, तो ये एक जो फ्रेज है वो लंबे समय से चला आ रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि ये जो बीमारी लगने से पहले ही उसको क्योर करना बहुत ज्यादा और क्योर करने से पहले उसका प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है ये आर्टिकल कि ये जो जितने भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो हेल्थ इश्यूज का बनता जा रहा है, क्योंकि ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो लेते जा रहे हैं। एंड जिनको दिक्कत है या डिजीज है तो वो लोग लेते हैं तो सही है, लेकिन ये लोग पहले से प्रिवेंशन करने के लिए भी वो पहले से ही वो दवा खाते जा रहे हैं, जिससे के कारण ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। एंड हम लोग देखते हैं कि इसी में क्या है और डिटेल में देखते हैं कि क्या है इस न्यूज़ में। तो यही है कि ये जो पेशेंट है वो अपनी रिकवरी के लिए अगर ट्रीटमेंट करवाता है, मेडिसिन खाता है तो वो सही है, लेकिन ये जो अभी क्या हो रहा है ये काउंटर रिप्रोडक्टिव का काम हो रहा है कि अगर कोई पेशेंट है जरा सा भी उसे कुछ दिक्कत आती है तो वो मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देता है। तो उससे क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जा रहा है और प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है। तो ये जो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पैरासीटामोल हो गया या लिवोसिट्राजिन हो गया, तो ये सारी चीजें जरा सा भी एलर्जी या फिर कुछ अगर फीवर या नौशिया होता है तो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये ज्यादा न्यूज में भी था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, और ऐसा बोला जाता था कि पैरासीटामोल लोगों का स्नैक्स हो गया है एंड वो जब चाहे वो खा लेते हैं उसे। तो इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे इसकी जो रिजल्टेंट जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये डेडली हो सकता है, क्योंकि जब एक्चुअल में डिजीज होगा और वो ये मेडिसिन लेंगे तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो इस मेडिसिन से रेजिस्टेंट हो चुके होंगे। एंड ये जो फर्स्ट मल्टी सेंट्रिक पॉइंट है और प्रेफरेंस है, तो उसी के सर्वे से पता लगा है कि ये जो 20 NACNET साइट है इंडिया का 2021 से 2022 का, तो उसी से ये पता लगा है कि ये जो नेशनल सेंटर है ये जो डिजीज कंट्रोल करने का और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके तहत, तो ये जितने भी 70% ऑफ पेशेंट इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज से प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड 50% ऑफ एंटीबायोटिक्स ये जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं पोटेंशियल और कॉज AMR क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो उसका क्या है कि अगर कोई डिजीज है तो उनको दवा दिया जा रहा है, नहीं भी है तो एंटीबायोटिक खा लेना है। और एंटीबायोटिक खा लेने से क्या हो रहा है, एक अगर एक्चुअल में भी कोई दिक्कत है तो फिर
वो दवा काम नहीं करेगा, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है बॉडी में। तो उससे क्या होगा, जब एक्चुअल कोई डिजीज होगा या मेजर कोई डिजीज होगा, तो जब हम कोई भी दवा खाएंगे तो वो असर ही नहीं करेगा। तो ये एक डेडली सिचुएशन बनते जा रहा है कि फिर वो कोई भी दवा अगर कोई खाता है तो वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। और ये एक अनसाउंड मेडिकल एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस के कारण भी ये प्रिसाइजली ये सॉर्ट ऑफ मिसयूज, एक तो इसलिए नहीं ज्यादा मेडिसिन खाना चाहिए, और दूसरा कि जब मेडिसिन बनता है तो उसको बहुत सारे जो एनिमल पे ह्यूमन में उसको टेस्ट किया जाता है। अगर वो ये एक अगर मेडिसिन अगर ड्रग अच्छा नहीं है तो बहुत सारे ह्यूमन और ये जो एनिमल है उनका भी डेथ होता है। और अगर ऐसे में इंसान भी बिना मतलब का मेडिसिन खाने लगे तो फिर उनको वो सूट नहीं करेगा या फिर उन पे कोई असर नहीं करेगा, तो उनकी भी डेथ हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। और ये एंटी ओवर यूज ऑफ ये एंटी माइक्रोबियल ये जो है वो रिवील करता है सर्वे के द्वारा कि कैसे ये जो ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन है वो डेवलप हो रहा है। और उससे क्या होगा कि ये जो ग्रेट रिस्क ऑफ लाइफ एंड एक्सरबेट ये जो मॉर्बिडिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि डेथ का खतरा बढ़ जाएगा। और ये जो लाइफ भी है वो रिस्क में पड़ सकती है। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये एस्टिमेट करता है कि एंटी ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है 1.27 मिलियन जो ग्लोबल डेथ होता है 2019 में, उसका कारण है। एंड ये जो 4.95 मिलियन डेथ हुआ है उसका भी। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये जो अभी क्या है कि बहुत सारी जो डिलीवरीज हो रही हैं या फिर अगर कुछ भी दिक्कत है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि डायरेक्ट उसका ऑपरेशन कर देने के लिए, या फिर मोस्टली जो डिलीवरीज होती हैं या चाइल्ड बर्थ हो रही है तो वो नॉर्मल ना होकर के ये सिजेरियन हो रही है। तो ये बोलते हैं उसको शॉर्ट में सी सेक्शन। तो सी सेक्शन हो रहा है या फिर जब कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी। तो ये सब कारण से भी ये जो लाइफ है ना रिस्क में पड़ सकता है, सिर्फ डिजीज के कारण नहीं। अगर मेडिसिन का एक तो वो असर नहीं करेगा और उस असर को काटने के लिए दूसरी तीसरी मेडिसिन खाते हैं तो वो और ज्यादा वो डिजास्ट्रस हो सकता है। तो ये एक रेड फ्लैग है एएमआर का। एंड ये पेशेंट को भी समझना बहुत जरूरी है कि जब तक उनको कोई डिजीज नहीं है या फिर ये जो अननेसेसरी वो एंटीबायोटिक ना ले, क्योंकि आगे चल के उनको बहुत दिक्कत हो सकता है। क्योंकि ओवर जो है यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल से जो प्रमोट करेगा एंड ये जो फंड है जो रिसर्च में और न्यूअर एंटीबायोटिक्स बनाने को मजबूर करेगा। तो उससे क्या होगा कि ये लाइफ एंड डेथ के बीच का ये जो लाइन है वो खत्म हो सकता है। क्योंकि एक तो ये मेडिसिन जो एंटी एएमआर बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से क्या है कि जैसे अगर पैरासीटामोल लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया तो पैरासीटामोल तो लोगों को सूट नहीं करेगा, तो फिर से दूसरी मेडिसिन बनानी पड़ेगी। एंड देन अगर उसका ज्यादा यूज होगा एंड उसके टेस्टिंग के वजह से बहुत सारे एनिमल और ह्यूमन का भी डेथ होगा। एंड अगर वो उसको भी ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे तो ह्यूमन बॉडी जो है वो मेडिसिन से रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड वो किसी भी डिजीज पे कोई असर नहीं करेगा वो मेडिसिन। तो यही सारी चीजें हैं। तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट ये जो एडिटोरियल आर्टिकल्स है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं ये जो दो आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस आर्टिकल, नेवी थ्रॉट हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी। तो ये जो मरीन के कमांडोज थे उन्होंने सेफली 21 क्रू मेंबर्स को वहां से वो निकाल लिया है। और जो बोर्ड है वो लीला नॉरफॉक वहां से। और इंडियन नेवी ने जो पेट्रोल किया है जो एयरक्राफ्ट है। और ये जो फोर्सफुल वार्निंग था ये पायरेट्स के लिए कि अगर वो अगली बार से अगर ऐसा कुछ करते हैं तो और भी ज्यादा उनको ये इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड ये जो डिस्ट्रॉयर है आईएनएस चेन्नई उसने इसका सपोर्ट किया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। चलिए देखते हैं इसमें कि ये जो पॉजिटिव एंड है और ये जो हाईजैकिंग करने की कोशिश की गई थी नॉर्थ अरेबियन सी में, जो मरीन कमांडोज हैं उन्होंने क्या किया, ये जो इंडियन नेवी थी तो उनको फ्राइडे को ही इवैक्यूएट किया 21 क्रू मेंबर्स को, जिसमें से 15 इंडियन थे। तो सारे लोगों को सेफली वहां से निकाल लिया गया है क्योंकि ये हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि वहां पे जो सोमालिया के लोग हैं वो उन्होंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो हमारे इंडियन जो मरीन कमांडोज है वो वहां पे पहुंच करके सारे जितने मेंबर थे उनको वहां से सेफली निकाल लिया है। तो ये एक काबिले तारीफ वाली बात है। एंड ये हम लोग देखते हैं कि ये जो सैनिटाइजेशन है मार्कोस का वो कंफर्म कर दिया गया है कि जितने भी हाईजैकर्स थे
वहां पे एब्सेंस थे, कि वो पहले ही वहां पे ये जगह छोड़ करके, जैसे ही वहां पे इंडियन की नेवी पहुंची और कमांडोज पहुंचे, तो ये जो हाईजैकर्स थे जिन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की थी, वो पहले ही वहां से फरार हो गए थे और वहां पे कोई नहीं मिला। तो ये सारी चीजें, और इंडिया की जो नेवी है, नेवी मैरीटाइम जो पेट्रोल हुआ था एयरक्राफ्ट, तो ये जो इंटरसेप्शन हुआ था इंडियन नेवल वारशिप का, एंड ये जो आईएनएस चेन्नई है, ये एक विसिनिटी ऑफ ये जो एमबी एंड रेंडिंग सपोर्ट का कारण बना, और इसी के थ्रू ये जो पावर जनरेशन एंड प्रोपल्शन के कारण, एंड ये जो कमेंस हर वोगेज और नेक्स्ट पोर्ट टू कॉल, तो यहाँ पे जैसे ही उनको ये जो है, जैसे ही ये हाईजैक हुआ, तो इनको जो है, जो जो आईएनएस ये चेन्नई है, तो वहां पे इन्फॉर्म किया गया, और उसके बाद ही ये जो मरीन के जो नेवी है, जो कमांडोज है, वो वहां पे इनकी जो हेल्प करने के लिए पहुंच गए, एंड देन ये इनको सारे लोगों जो वहां पे थे उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है। एंड जब वहां पे ये लोग पहुंचे, तो पता लगा कि जिन्होंने ये हाईजैक करने की कोशिश की थी, वो लोग भाग चुके थे वहां से, और ये जो बल्क कैरियर था, इसका नाम क्या था, लीला नॉरफॉक, और ये जो यूके टीएम, जो यूके का मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का ये पोर्टल है। अब देखते हैं ये कहाँ पे था, ये कितनी दूरी पे था, ये 460 नॉटिकल माइल्स पे के दूरी पे था, ये कोस्ट ऑफ ये जो ईपीएल सोमालिया, वहीं पे, कि ये 460 नॉटिकल माइल की दूरी पे था सोमालिया से, तभी यहाँ पे सोमालिया के लोगों ने आकर के हाईजैक कर लिया। और ये भी बोला जा रहा है कि सोमालिया के लोग जो हैं, वो हाईजैकिंग में या फिर पायरेसी में, कि वो लोग पायरेट का काम करते ही हैं, और उन्होंने इस तरह का ये जो पायरेसी करने का या हाईजैक करने का एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाया हुआ है, और ये बाकी लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि कैसे, है ना, किसी को ये हाईजैक करना है, कैसे उसे काम लेना है, तो इस चीज को उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दी है, और एक बिजनेस ही बना दिया है। तो सोमालिया के लोग इस चीज में बहुत ज्यादा काम करते हैं, और इंडिकेट किया गया है कि ये जो बोर्डिंग है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 अननोन आर्म्ड ये पर्सन थे, जो नेवी के द्वारा पता लगा है, क्योंकि ये जो आईएनएस चेन्नई है, जो एंटी पायरेसी का पेट्रोलिंग करता है, कि जितने भी ये जो मेरीन में ट्रेड होता है, या फिर जो जितने भी हर रूट पे पेट्रोलिंग करता है, कि कहीं कोई पायरेसी तो नहीं हो रहा है, या फिर हाईजैक तो नहीं हो रहा है। तो जब ये हुआ, तो यहाँ पे आईएनएस चेन्नई को इन्फॉर्म किया गया, तभी ये लोग जो कमांडोज है हमारे, तो और उनके डर से ये जो हाईजैकर्स थे, वो पहले ही भाग चुके थे। तो इसका जो है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एंड हम लोग देखते लेते हैं कि ये कब हुआ, एंड हम लोग देखते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ है। जैसे ये माल्टा फ्लैग्ड था वेसल, और रियोन बोल रहे हैं, विद एन 18 मेंबर क्रू, जो भेजा गया था मेडे मैसेज, कि यहाँ पे जो बोर्डिंग है, वो 6 अननोन पर्सन जो है, वो 7 नॉटिकल माइल से इंडियन कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर ये जो चैंप प्लूटो है, एंड 21 इंडियन एंड 1 वियतनामीज है, जो क्रू मेंबर्स, वो रिपोर्ट किया गया था कि प्रोजेक्टाइल अटैक हो रहा है 217 से। और ये अभी जो हमने देखा था, कि ये बोला जा रहा था कि ये जो चैंप प्लूटो क्या है, यूएसए का वेसल है, जो अटैक किया गया था ड्रोन से, तो उसमें भी अटैक हुआ, एंड इसी तरह का ये भी एक अटैक हुआ। एंड देन ये जो नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट पोरबंदर पे, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया गया है, ये नेवी इंडिकेटेड ड्रोन अटैक, तो ये वाला जो सिनेरियो है। एंड देन ये दिसंबर 23 को भी ये जो गैबन फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर एमवी साई बाबा विथ एन ऑल इंडियन क्रू हेडिंग टू इंडिया वाज हिट बाय ए वन वे अटैक ड्रोन इन द साउदर्न रेड सी, नो इंजरीज वेयर रिपोर्टेड। तो अभी क्या है कि बहुत सारे जो है, ये जो मरीन या फिर वेसल्स हैं, उस पे अटैक हो रहा है। तो एज यू कैन सी कि बहुत सारा जो है वो अटैक हुआ। जैसे यहाँ पे भी अटैक हुआ, कि ये जो साई बाबा जो वेसल था, उस पे भी, एंड ये जो चैंप प्लूटो था, जो यूएस का है, उस पे भी। और ये बोला जा रहा था कि ये किसने करवाया है, जो हाउथी मेंबर है ना, हाउथी जो है, जो यमन लेड है, जो ईरान जिसको सपोर्ट करता है, तो उसने ये अटैक करवाया था ड्रोन से। एंड अभी क्या है कि ये भी जब आ रहा था, तो इसको भी हाईजैक करवाया गया। तो अभी ये बोला जा रहा है कि ये सोमालिया ने किया है, एंड इसमें बाद में भी जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, तब और जाके ये चीजें पता लगेंगी। एंड हम लोग ये देखते हैं आर्टिकल, कि इंडिया जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.3%, एनएसओ का डाटा आया है। ये जो इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ है, वो 2023 से 24 का जो एस्टिमेट किया गया था कि 7.3% होगा, कंपेयर टू 7.2% ए ईयर अगो। और
अभी जो है ये नेशनल इनकम जो रिलीज किया गया है एनएसओ, ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो एनएसओ के द्वारा, तो उससे पता लगा है कि ये जो 7% जो अपटिक कर गया है रिसेंटली प्रोजेक्ट के तहत, और ये किसने बताया है, आरबीआई ने। और ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो हाफ ऑफ दिस ईयर क्लॉकिंग 7.7%, मतलब जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो एनएसओ ने ये एडवांस एस्टिमेट लगाया है कि इतना ज्यादा ग्रोथ होगा, और ये जो फर्स्ट 6 to 8 मंथ ए ईयर, एंड ये हेल्पफुल रहेगा जो यूनियन बजट जो फॉर्मुलेशन होगा उसमें, कि उससे जो यूनियन बजट निकलने वाला है तो पता लग जाएगा कि इंडिया का ग्रोथ कितना हो रहा है और किस हिसाब से किस चीज पे इम्फेसाइज करना चाहिए। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बजट निकलेगा उसके लिए। और ये जो है सेकंड हाफ जो है ग्रोथ विल बी अबाउट 6.9% to 7%, तो ये देखा गया है। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो एनएसओ है वो एक्सपेक्ट करता है कि ग्रोथ होगा ग्रोस वैल्यू एडेड में भी, ये जीवीए में भी। और कब से कब तक, ये जो 7% होगा ये 2022 से 23 में, टू 6.9% ये दिस ईयर, उसने ये भी बोला है। और ये जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी उसका भी ग्रोथ होगा 8.9% कंपेयर टू 10.5% जो बजट एस्टिमेट है, जो बजट लगाया गया था उसके अनुसार। एंड ये भी बोला जा रहा है कि ये जो डेफिसिट जो ब्रीच होगा, जो 5.9% था जीडीपी का जो टारगेट किया गया था, वो अब हिट कर जाएगा 6%, और इकोनॉमिक्स ने ऐसा बोला है। एंड ये जो जीवीए है वो ग्रोथ दिखाता है, ये जो फैक्टर्स है, एंड जीवीए का जो ग्रोथ होगा वो फार्म सेक्टर में भी होगा, जैसे उसको एस्टिमेट किया गया है कि हाफ फ्रॉम 4% ए ईयर अगो टू 1.8। तो ये सारी चीजों में, एंड दिस ईयर जैसे कि ये केस है ट्रेड का, होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस में, तो इसमें भी ये भी सारी चीजों में ग्रोथ देखा जाएगा। तो इसी को हम लोग और डिटेल में देखते हैं पेज नंबर 8 पे। तो हम लोग देखते हैं सम इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड एंड दीज अपीयर्ड टू बी ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स है। और ये जो कंजम्पशन होगा जो स्पेंड किया जाएगा, एंड ये जो कंजम्पशन का जो एस्टिमेशन है और ये जो स्पेंड किया जा रहा है वो एक ये जो कॉज का कारण बना हुआ है और वरी का कारण बना हुआ है, कि ये जो कंसंट्रेशन है और ये जो कंसर्निंग बना हुआ है कि जीडीपी का ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन इसका जो कंजम्पशन है वो उसका भी ग्रोथ हो रहा है 4.4, और ये स्लोएस्ट कंजम्पशन ग्रोथ है और जब पास्ट 2 डिकेट्स का। जबकि इसमें देखा, और ये किसने बताया है, 2021 का जब रिपोर्ट आया था, पेंडेमिक ईयर था, एंड ये जो रजनी सिन्हा उन्होंने जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट ये जो केयर एज रेटिंग बताती हैं उन्होंने बताया। एंड ये जो एनएसओ है उसने ये भी बोला कि शेयर ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप दिस ईयर 56.9%, और ये लोएस्ट है किस पे, और लिस्ट 3 इयर्स है, ये जो लोएस्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर। तो ये जो है ना 3 साल से कमी है, एंड फ्रॉम 58.5% इन 2023, तो इतना था ये जो 2022 के 2023 में, और अब जाके ये 56.9 हो जाएगा। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी पिकअप होगा 30% जीडीपी का, और ये ड्राइव करेगा किसको, ये जो गवर्नमेंट कैपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको, और ये जो हायर कंजम्पशन है ग्रोथ का वो भी एक वाइटल रोल प्ले करेगा किसमें, ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें। एंड ये जो आरबीआई ने ये बोला है कि थर्ड क्वार्टर रियल जीडीपी का ग्रोथ होगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर 6.5%, जो कि मॉडरेट रहेगा 6% इन द जनवरी टू मार्च 2024। तो ये सारी चीजें हैं, एंड हमारे लिए इसमें काम की चीजें क्या है, जीडीपी, एंड कि ग्रोथ क्या हो रहा है, कि कैसा ग्रोथ नेगेटिव है एंड या पॉजिटिव है, तो हमें वो देखना है। एंड फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एंड उसमें बजट हमें देखना है। तो ये सारी चीजें, एंड ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट है कि हमारा जीडीपी का जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा था तो उसमें हमें ग्रोथ मिला है या फिर हम नेगेटिव में जा रहे हैं। एंड बजट में देखना है कि बजट में क्या क्या एलोकेशन हुआ है, और हम लोग जब ये बजट आएगा तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एवरी ईयर जो February 1 है तो उसमें बजट पास होता है, लेकिन इस बार ये इंटरिम बजट पास होगा, बिकॉज ये जो इलेक्शन ये जो ईयर है 2024 वो इलेक्शन ईयर है। तो जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो ये फरवरी में ये इंटरिम बजट पास होगा, एंड देन जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो जून और जुलाई में
ये जो एक्चुअल बजट वो पास होगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। वी हैव डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग यूपीएससी। सो आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से वहां से ले सकते हैं। सो थैंक यू।